हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ना है 2 फरवरी का क्वेश्चन पेपर सीडीपी के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका रीज़न दे रखा है विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, एजर्शन और रीजन दोनों सही हो जाएंगे। मीन्स स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को साधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा? क्योंकि विकास के कुछ संवेदनशील चरण जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। मीन्स राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो इसको देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, इसके ऑप्शंस हैं भावात्मक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। कह रहा है विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है बौद्धिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, सृजनात्मकता से संबंधित है। यह किसी समस्या को सीखने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। एक बच्चे को जितने अधिक अवसर मिलते हैं उसका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि वह इन अवसरों को सीखकर अपनी मानसिक क्षमताओं को जोड़ सकता है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, सृजनात्मक जैसे बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। फिर जहाँ पे बौद्धिक की बात आएगी वहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र रहेगा, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। देखिए प्राथमिक सामाजिकरण की भूमिका की बात करी जा रही है, तो प्राथमिक अगर कहीं पर बात आएगी तो वहाँ पर परिवार ही होगा। ठीक, सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्था होती है वो होता है परिवार। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर दूसरों का नकल करना शुरू कर देते हैं, दूसरे का अनुसरण करना शुरू करते हैं। देखिए संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 ही वर्ष होती है, फिर संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए संवेदी गामक अवस्था यहाँ पर जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी में बच्चे जो होते हैं बच्चे किसी का अनुसरण यानी नकल करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था की जरा विशेषताएं समझ लीजिए आप। संवेदी गामक अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें वस्तु स्थायित्व होता है, प्रारंभिक प्रतिनिधित्ववादी विचार होता है, कार्यकरण की अवधारणा को विकसित करना, सरल सजगता व अलगाव की चिंता होती है, प्रेरक गति के साथ इंद्रियों का समन्वय। ये इसकी विशेषताएं हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों में रहती। इस अवस्था में बच्चों में वस्तुओं को उपसमूहों में वर्गीकृत करने लगते हैं। उनमें संख्या, क्षेत्रफल, आयत के संरक्षण की क्षमता भी विकसित हो जाती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरतों और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनुपालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या फिर यांत्रिक सापेक्षिकता अभिविन्यास। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, यांत्रिक सापेक्षिकता अभिविन्यास। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरतों और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्वता पर बल दिया गया है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं की महत्वता पर बल दिया जाता है। ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के इन्होंने दिया था और इसी पर आधारित है ये।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश की। देखिए अध्यापक जो टीचर है, टीचर को हमेशा किसकी भूमिका होनी, फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी चाहिए, और जो बच्चा होता है उसको एक्टिव लर्नर की भूमिका में होना चाहिए, यानी ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार रहने चाहिए, और टीचर जो है वो सुसाधक होना चाहिए, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका संवर्धन करती है। अध्यापक केंद्र शिक्षा साथ अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन, या फिर मानकीकृत व्यवहार पाठचर्या, या फिर व्यवहार का अनुकूलन। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगमकर्ता का द्वारा स्व मूल्यांकन, यानी सेल्फ इवैल्यूएशन बाय द लर्नर। अब देखिए यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो इस बात पर जोर देती है कि सीखना केवल व्यवहारिक और क्रियाशील दृष्टिकोण के माध्यम से होता है, इसलिए छात्रों के अनुकूलन और अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए, यह करके सीखने पर आधारित होती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तार्किक गणितीय बुद्धि है, यानी वो समस्याओं को और पहेलियों को अच्छे से समझाती है, यानी उसके पास लॉजिकल मैथमेटिकल माइंड है। तो इस तरीके से इसमें इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहन करना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कह रहा है यहाँ पर देखिए पहली चीज़ है एक्सप्लेनेशन। पहले देखिए कह रहा है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इस रणनीति में विद्यार्थी किसी समस्या का समाधान करते समय मौखिक रूप से स्वयं ही बात करके उसी समाधान के विचार खोजते हैं तथा स्वयं बोलकर अपने कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। विद्यार्थियों के मौखिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक यह निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हैं और उनमें संज्ञानात्मक विकार के किस स्तर तक हुआ है, क्योंकि निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में साधक होता है। ए सही है बट आर यहाँ पर गलत है, यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं। केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, बी कह रहा है केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, सी कह रहा है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, या फिर ना ही व्यक्तिगत ना ही वातावरणीय। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जरा इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या क्या होते हैं। पहला होता है वंशानुक्रम, फिर शारीरिक विकास, संवेगात्मक स्थिरता। इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो उससे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। उसे डैश का इस्तेमाल करना चाहिए, उसे रचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन देखिए हम लोगों ने पढ़ा था। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसमें कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन मतलब सीखने के दौरान जो भी कमियां आती हैं क्लास में ही उनको सही कर लिया जाता है। यानी इस तरीके का अगर बच्चे से हम क्लास में पढ़ाने के दौरान ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो नहीं बता पाता है तो हम उसको तुरंत वहीं पे बता देते हैं। इस तरीके से जो मूल्यांकन रहेगा वो रचनात्मक मूल्यांकन रहेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादों को सक्रिय करें। ये तो होगा नहीं, रूढ़िवादियों को ख़त्म करना है, सक्रिय नहीं करना है। केवल प्रभुत्व संस्कृतियों को ही त्यौहार मनाएं, या फिर गौर समझने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों को अनुभवों को अनदेखा करें। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए,
नहीं है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? विचारों की अनम्यता या फिर परासंज्ञान, स्व पूछताछ व स्व आकलन या फिर सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए विचारों की अनम्यता जो है वही चीज़ यहाँ पर सहायक नहीं, यानी ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है। आप बाकी के 15 क्वेश्चन को देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।